हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। जैसा हमने अपनी प्रीवियस क्लास में डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट कर दिया था, जो हमने एनिमल न्यूट्रिशन में पढ़ा था, अब हमारी जो न्यू चैप्टर स्टार्ट हो गया है वो प्लांट न्यूट्रिशन स्टार्ट हो गया है, जिसमें हमने प्लांट न्यूट्रिशन का कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट कवर कर लिया था। आज इसका दूसरा पार्ट है। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, मैंने कहा था कि हम इसमें फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे। तो उससे पहले मैंने आपको एक बात कही थी कि मैंने कहा था जो प्लांट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, ऑटोट्रॉफिक्स होते हैं। ऑटोट्रॉफिक मतलब क्या होता है, जो अपना खाना खुद बनाते हैं, ऑटोट्रॉफ्स। तो मैंने क्या कहा था, तो ऐसा तो नहीं कहा था ना कि मैंने ओनली ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। प्लांट्स मोस्टली ऑटोट्रॉफ्स ही होते हैं, लेकिन जो प्लांट्स होते हैं वो ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं और हेट्रोट्रॉफिक भी होते हैं। हेट्रोट्रॉफ्स मतलब क्या होता है, जैसे हम लोग जो अपना खाना स्वयं नहीं बनाते हैं, जो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, वो हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं। और जो अपना खाना खुद बनाते हैं वो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। जैसे सारे प्लांट्स क्या होते हैं, वो ऑटोट्रॉफ्स ही तो होते हैं। उसमें से कुछ प्लांट्स क्या होते हैं, हेट्रोट्रॉफ्स भी होते हैं, जो अपना खाना खुद नहीं बनाते, फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं और दूसरे पे डिपेंड रहते हैं। और जैसे मैंने कल बताया था कि जो ऑटोट्रॉफिक्स होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं। कैसे, क्लोरोफिल में सिंथेसिस की प्रोसेस होती है। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में क्या होता था, CO2 H2O मिलते थे। जो सन से एनर्जी एब्जॉर्ब करता था क्लोरोफिल, और ग्लूकोज बन जाता था जो फूड होता है प्लांट्स का, और ऑक्सीजन रिलीज होती थी। इसकी वजह से होता था जो क्लोरोप्लास्ट होता था उसमें होता था क्लोरोफिल, और ये मैग्नीशियम कंटेनिंग कंपाउंड होता है। ये एग्जाम के क्वेश्चन है, इसलिए मैंने आज यह दोबारा से रिवाइज करा दिया, ठीक है। तो वैसे ही ऑटोट्रॉफ्स के बारे में तो हमने कल की क्लास में पूरा अच्छे डिटेल से पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे हेट्रोट्रॉफ्स। अब हेट्रोट्रॉफ्स क्या होते हैं, हेट्रोट्रॉफ्स वो होते हैं जो डिपेंड ऑन अदर्स, जो दूसरे पे डिपेंड रहते हैं। नो क्लोरोफिल, नो फोटोसिंथेसिस। कोई क्लोरोफिल नहीं होता उसमें, कोई फोटोसिंथेसिस नहीं होता है। अगर क्लोरोफिल ही नहीं होगा तो क्या प्रोटीन सिंथेसिस होगा, नहीं। तो क्या है, जो हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं वो कितने टाइप्स के हो सकते हैं। एक तो पैरासाइटिक प्लांट्स हो सकते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स हो सकते हैं, या इन्हीं को भी हम कार्निवोरस प्लांट्स कहते हैं। अब तुम्हें पता ही है पैरासाइटिक प्लांट्स क्या होते हैं, जो क्या करते हैं, दूसरों के शरीर पे रहकर अपना खाना बनाते हैं, दूसरों के शरीर पे पूरी ज़िंदगी अपनी गुजार देते हैं और उन्हीं से खाना लेते हैं, और ऐसे अपना पूरे लाइफ टाइम वो रहते हैं। ऐसे इंसेक्टिवोरस प्लांट्स क्या होते हैं, जो इंसेक्ट खाते हैं, उनको क्या कहते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स को ही कार्निवोरस प्लांट्स कहा है। इनमें कंफ्यूज मत करना। और पैरासाइट तो आपको पता ही है, परजीवी मतलब परजीवी मतलब क्या होता है, जो दूसरे पे डिपेंड रहते हैं, मतलब जो दूसरे के शरीर पे जिंदगी भर रह के उनसे अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, उनका न्यूट्रिशन भी अपना ही ले लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाते हैं। अब पैरासाइटिक प्लांट्स की भी क्या होता है एग्जाम्पल, ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये सीटेट के एग्जाम में आता ही आता है कि पैरासाइटिक प्लांट्स कौन से होते हैं। जैसे कसकुटा, जिसको अमरबेल भी कहते हैं, ये टोटल स्टेम पैरासाइट है। टोटल स्टेम पैरासाइट मतलब क्या होता है, ये एक बेल होती है, जो एक पेड़ होता है उसके चारों ओर लिपटी रहती है और पूरे लाइफ टाइम सारा न्यूट्रिशन उसी पेड़ से लेती है। कभी कभी तो वो उस पेड़ को भी डिस्ट्रॉय कर देती है, इतना वो क्या करती है, उस पेड़ पे डिपेंड रहती है पूरी लाइफ। तभी इसको टोटल स्टेम कह रहे हैं, मतलब कि वो टोटल दूसरे उस पर डिपेंड रहती है। ऐसे होता है विस्कम एल्बम। विस्कम एल्बम क्या होता है, पार्शियल स्टेम पैरासाइट। मतलब ये भी क्या करता है, स्टेम पे तो रहता है, इसकी कुछ जड़ें तो होती हैं, ये हल्का फुल्का प्रोटीन सिंथेसिस भी करता है, लेकिन ये क्या करता है, दूसरे के जो दूसरा पेड़ है उस पर भी अपनी जड़ें घुसा देता है, और उसकी जितना उसने फोटोसिंथेसिस किया होगा और अपना भोजन बनाया होगा, इसका में एल्बम होता है, वो क्या कर लेता है, उस पेड़ का, जिस पेड़ में वो रह रहा है उसी पेड़ से सारा पोषण ले लेता है। इसलिए इसको पार्शियल स्टेम कहते हैं। पूरा तो नहीं लेता क्योंकि उसको वो खुद भी कर सकता है, लेकिन फिर भी कुछ होते हैं ना जो अपने पास तो होता है फिर भी दूसरों पे ही नजर रहती है, तो ये क्या करता है, अपना तो बना सकता है लेकिन वो फिर भी दूसरे से ही लेता है, पार्शियल लेता है। ऐसे तीसरा होता है रेफ्लेशिया होता है टोटल रूट पैरासाइट। जैसे ये क्या था, टोटल स्टेम पैरासाइट था, उसकी स्टेम में पूरा ऐसे घूमे रहता था और लाइफ टाइम वहीं रहता था। ऐसे ही क्या होता है, रेफ्लेशिया भी होता है, वो टोटल रूट पैरासाइट। वो क्या करता है, दूसरे प्लांट के रूट में रहता है, और जो दूसरे प्लांट का रूट अपना फोटोसिंथेसिस करके सारा फूड बनाए रहता है, तो ये क्या करता है, अपना उसकी रूट से सारा
सारा मतलब टोटली ले लेता है। और ऐसे क्या होता है, सेंटेलम, सेंटेलम क्या होता है, चंदन होता है, ये होता है पार्शियल स्टेम पैरासाइट। ये भी क्या करता है, फोटोसिंथेसिस कर सकता है, लेकिन ये भी क्या करता है, दूसरे की रूट में जाके थोड़ा बहुत वहाँ से ले लेता है। तो मैंने क्या कहा था, कस्कटा जो होता है जो वो टोटल स्टेम पैरासाइट है, और जो विस्कम एल्बम है वो पैरासाइट तो है ही लेकिन पार्शियल है, पार्शियल है। ऐसे ही रैफ्लेशिया है वो टोटल रूट पैरासाइट होगा, और जो सेंटेलम होगा वो पार्शियल रूट पैरासाइट होगा। तो क्या होगा, इससे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और निकल के आता है, जो रैफ्लेशिया है वो क्या है, वर्ल्ड्स बिगेस्ट फ्लावर, मतलब बिगेस्ट भी कह सकते हो, लार्जेस्ट, लार्जेस्ट फ्लावर 10 kg तक का हो सकता है ये, और इसका जो डायमीटर होता है वो 1 मीटर लंबा, बहुत बड़ा होता है। बिकॉज ये क्वेश्चन भी बन जाता है कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा फ्लावर कौन सा होता है, तो कौन सा होता है, रैफ्लेशिया। ये एक पैरासाइटिक प्लांट है। और अगर हम इंसेक्टिवोरस की बात करेंगे, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स क्यों होते हैं, क्यों उनको इतनी ज़रूरत पड़ गई कि उनको कीड़े खाने पड़े या कुछ और खाना पड़ा, सारे प्लांट्स तो अपना भोजन खुद ही बना रहे थे, तो इनको इंसेक्ट खाने की क्या ज़रूरत थी। तो जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो ऐसी जगह पे उगते हैं, मतलब ऐसी ज़मीन या ऐसी सॉइल पे उगते हैं जहाँ पर क्या होता है, नाइट्रोजन डेफिशिएंट सॉइल होती है, मतलब जहाँ पर नाइट्रोजन की कमी होती है। इसीलिए क्या होता है, इनको क्या करना पड़ता है, जो इंसेक्ट वगैरह होते हैं उनसे वो नाइट्रोजन लेके अपना ग्रोथ करते हैं या अपना पोषण करते हैं। तो क्या होता है, इसमें भी बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं, जैसे नेपेंथीज, सबने पढ़ाई होगा, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और आता ही रहता है, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, फिर भी रिपीट हो जाता है, क्योंकि नेपेंथीज ये तो उसके क्या हो गए, नाम हो गए, ये उसके कॉमन नाम है। क्योंकि नेपेंथीज को हम पिचर प्लांट भी कहते हैं, क्योंकि ये जो प्लांट होता है उसकी कुछ क्या होती है, लीव्स होती हैं, वो पिचर में कन्वर्ट हो जाती है, पिचर लाइक शेप्ड में। तो क्या होता है, ऐसे पिचर लाइक बनता है और खुला रहता है, जैसे इंसेक्ट आते हैं तो वो उसको कवर कर लेता है और अंदर ही अंदर उसको डाइजेस्ट कर लेता है। ऐसे ही होता है यूट्रिकुलेरिया, ये ब्लैडर वोट होता है, ये भी एक चौड़ा चौड़ा इस टाइप का होता है, ये भी यही होता है, इंसेक्ट आते हैं उसको ये भी कवर कर लेता है। ऐसे ही ड्रोसेरा होता है, इसको सनड्यू कहते हैं, और डियोनिया होता है, इसको वीनस फ्लाई ट्रैप कहते हैं। ये आप एक बार थोड़ा सा इसको याद कर लेना या दिमाग में रख लेना कि ये सब इंसेक्टिवोरस प्लांट्स हैं। कल की क्लास में मैंने आपको यही बताया था कि प्लांट्स ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, वो अपना खाना खुद बनाते हैं, लेकिन मैंने कहा कि सारे प्लांट्स ऑटोट्रॉफिक ही नहीं होते हैं, कुछ हेटरोट्रॉफिक भी होते हैं। हेटरोट्रॉफिक क्या होते हैं, जो दूसरे पे डिपेंड होते हैं। तो आज मैंने कहा था कि हम पढ़ेंगे जो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं वो अपना खाना कैसे बनाते हैं, वो कौन सी प्रोसेस से बनाते हैं। तो वो कौन सी प्रोसेस से अपना खाना बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस। तो आइए स्टार्ट करते हैं फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, अगर मैं कहूँ कि लाइट रिएक्शन डे में होती है तो डार्क रिएक्शन कब होती होगी। सपोज मेरे पास ऑप्शन है कि डार्क रिएक्शन क्या डे में होती है, क्या नाइट में होती है, क्या डे एंड नाइट दोनों में होती है, या किसी में भी नहीं होती। तो आप क्या कहेंगे। तो जो बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं वो क्या कहते हैं कि डार्क रिएक्शन नाइट में होती है, जो बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो डार्क रिएक्शन होती है वो भी डे में ही होती है। कैसे, देखो अभी आपको समझ आ जाएगा। जैसे मैंने क्या कहा, जो CO2 है वो एटमॉस्फेयर से आया, H2O कहाँ से आया, रूट से आया। जो एनर्जी आ रही थी सनलाइट के थ्रू वो क्लोरोफिल ने एब्जॉर्ब करी, और जो ये सोलर एनर्जी थी उसको कन्वर्ट कर दिया किसमें, केमिकल एनर्जी में। जो केमिकल एनर्जी ने क्या करा, इस H2O को क्या कर दिया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक कर दिया। यानी यहाँ पर फोटोलाइसिस ऑफ वाटर हो गया। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर मतलब वाटर ब्रेकडाउन, वाटर टूट गया, ठीक है, या इसको स्प्लिटिंग ऑफ वाटर भी कह सकते हैं, मतलब वाटर का जो मॉलिक्यूल था वो टूट गया, ठीक है। तो यानी क्या बना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बना। हमने क्या कहा था, हमने कहा था कि जब CO2 H2O सनलाइट की प्रेजेंस में ग्लूकोज और ये बना रहा है, तो ये तो सनलाइट की प्रेजेंस में बना रहा है। सनलाइट की प्रेजेंस में मतलब क्या होता है, लाइट की प्रेजेंस में बना रहा है, तो ये क्या हो गई यहाँ पर, लाइट रिएक्शन। लेकिन अगर जब ये हाइड्रोजन इस कार्बन डाइऑक्साइड से मिलता है तो क्या बना देता है, ये बना देता है ग्लूकोज।
क्या बना दे रहा है ये? ग्लूकोज। यानी ये भी ग्लूकोज बना रहा था, ये भी ग्लूकोज बना रहा है, लेकिन ये लाइट की प्रेजेंस में बना रहा है, तो इसको लाइट रिएक्शन कह दिया। लेकिन देखो यहाँ पर कोई लाइट यूज नहीं हो रही है, ये इनडायरेक्ट ही ग्लूकोज बना दे रहा है, तो तब इसको डार्क रिएक्शन कहते हैं। इसलिए नहीं कि वहां पर अंधेरा हो रहा होगा, रात हो रही होगी तो इसलिए ये डार्क रिएक्शन है, नहीं। ये क्या है, क्योंकि इसमें जो लाइट है उसकी जरूरत नहीं है, ये इनडायरेक्टली ग्लूकोज बना दे रहा है। कैसे? फोटोलिसिस ऑफ वाटर की वजह से, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर की वजह से, वाटर का ब्रेक डाउन हो रहा है इस एनर्जी की वजह से, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जा रहा है वाटर, तो ये जो हाइड्रोजन है ये कार्बन डाइऑक्साइड से मिलकर ग्लूकोज बना देता है, और यही क्या है? हमारी डार्क रिएक्शन। तो समझ आ गया क्या लाइट रिएक्शन है, क्या डार्क रिएक्शन है, बस इसमें और कोई काम नहीं है। और ये क्या हो जाता है, जो O2 होता है ये एटमॉस्फेयर में चला जाता है। ठीक हो गया? रिएक्शन वही हो रही है, लेकिन वो सनलाइट की प्रेजेंस में हो रही है, वो एक ग्लूकोज ऑक्सीजन बन रहा है, यहाँ से भी ग्लूकोज ऑक्सीजन बन रहा है, लेकिन यहाँ पर लाइट की जरूरत नहीं है, बस इसी को क्या कर दिया, डार्क। अब देखो, अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो मैं समझाती हूँ। जैसे लाइट रिएक्शन क्या है और डार्क रिएक्शन क्या है, वैसे तो आपको समझ आ गया होगा, लेकिन देखो लाइट रिएक्शन को सबसे पहले इसके बारे में बात कराई तो एक हिल साइंटिस्ट ने इसको खोज करी, इसकी मतलब लाइट रिएक्शन के बारे में बात करी थी, तो इसीलिए हिल रिएक्शन के नाम से भी फेमस हो गया। तो इसको लाइट रिएक्शन को हिल रिएक्शन भी कहते हैं। ये ओनली डे में होता है, क्यों? क्योंकि ये एक लाइट रिएक्शन है, तो इसको लाइट की ही जरूरत होगी, ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, ये वैसे नहीं हो सकता है। और अकर्स इन क्लोरोप्लास्ट, और ये कहाँ पर होती है? क्लोरोप्लास्ट में, क्लोरोप्लास्ट के भी थैलेकोइड पार्ट में। और ये क्या है इसको हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे, पहले आप इतना समझ लो कि जो लाइट रिएक्शन होती है उसका दूसरा नाम हिल रिएक्शन भी होता है। ये ओनली डे टाइम में होता है क्योंकि इसको लाइट की बहुत जरूरत होती है, और ये क्लोरोप्लास्ट में होती है ये सारी प्रोसेस। ठीक है, अब डार्क रिएक्शन क्या होती है? ये क्या होती है? नॉट डिपेंडेंट ऑन लाइट, इसको लाइट की जरूरत ही नहीं है, ये तो इनडायरेक्टली बना दे रहा है। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का ब्रेक डाउन हो रहा है, वाटर टूट रहे हैं, तो ये हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड से मिलकर ग्लूकोज बना दे रहा है। तो ये क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट में होता है ये भी, लेकिन ये तो क्लोरोप्लास्ट के थैलेकोइड पार्ट में बन रहा था, लेकिन ये कहाँ बनेगा? स्ट्रोमा में। किधर? स्ट्रोमा में। अब स्ट्रोमा क्या होता है ये भी मैं अभी आपको आगे बताती हूँ। अब इसको क्या करते हैं, जैसे यहाँ पर हिल रिएक्शन कहा था ना, क्योंकि हिल नामक साइंटिस्ट ने इसकी खोज करी थी, वैसे ही एक कैल्विन नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या करी, डार्क रिएक्शन को सबसे पहली बार इंट्रोड्यूस किया। इसीलिए इस साइकिल को कैल्विन साइकिल भी कहते हैं और C3 साइकिल भी कहते हैं। अब C3 साइकिल क्यों कहते हैं इसे? C3 साइकिल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो इतनी छोटी प्रोसेस दिख रही है ना, तो ये छोटी प्रोसेस होती नहीं है। जब आप हायर लेवल का पढ़ोगे तो ये पूरी एक बड़ी साइकिल है और इसमें डिफरेंट टाइप के कंपाउंड बनते हैं, और जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट होता है यहाँ पर बनता है लास्ट में, जब साइकिल पढ़ोगे तब पता चलेगा, तो उसमें 3 कार्बन कंपाउंड का एक क्या बनता है, पूरा का पूरा प्रोडक्ट बनता है, जिसका नाम होता है फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, PGA। 3 कार्बन है ना, इसलिए इसीलिए इसको C3 साइकिल भी कहते हैं। क्या बनता है? जो 3 कार्बन से मिलकर बना होता है उसको कहते हैं फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। इसी 3 कार्बन कंपाउंड की वजह से इस डार्क रिएक्शन को या केल्विन साइकिल को C3 साइकिल भी कहते हैं। जब क्या होता है, किसी भी सब्सटेंस में कोई भी ऑक्सीजन क्या होता है, ऐड होता है, तो उसको ऑक्सीडेशन कहते हैं, और किसी भी सब्सटेंस में हाइड्रोजन जुड़ता है तो उसको रिडक्शन कहते हैं। ये आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा। तो वैसे यहाँ पर रिडक्शन क्यों हो रहा है? क्योंकि CO2 में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन जुड़ रहा है, इसको एक रिडक्शन कहते हैं। और यहाँ पर क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन होता है, तो इसको रिडॉक्स भी कहते हैं। जब केमिस्ट्री में एग्जाम्पल देते हैं तो इसी का देते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन किसे कहते हैं, तो रिडॉक्स यही कहती है जिस रिएक्शन में रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, उसको रिडॉक्स इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ तक तो हमने सब पढ़ लिया। अभी हम कह रहे हैं कि क्लोरोप्लास्ट में ये थैलेकोइड क्या है और ग्रेना क्या है, तो ये सब अभी हमें समझ आ जाएगा। देखो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था हमने पढ़ा था कि जैसे सपोज ये क्या है, एक लीव है, ठीक है, ये कोई प्लांट है, इससे एक लीव निकल गई, ये यहाँ से हम एक सेल ले लेते हैं कोई सी भी, ठीक है, एक सेल निकाल दी हमने, और इस सेल को फिर हमने बड़ी फॉर्म में देखा। जैसे मैंने कल भी आपको बताया था कि ये कोई क्या हो गई, ये कोई एक प्लांट सेल हो गई, ठीक है।
ये क्या हो गया, एक प्लांट सेल हो गई। और मैंने कल क्या बताया था कि इस प्लांट सेल में क्या होता है, एक होता है क्लोरोप्लास्ट, ये ग्रीन कलर का होता है। क्यों होता है ग्रीन कलर का, क्योंकि जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसमें मैंने कल क्या बताया था, एक पिगमेंट होता है जो ग्रीन कलर शो करता है जिसे कहते हैं क्लोरोफिल, उसकी वजह से ये कैसा होता है, ग्रीन कलर का होता है। तो क्लोरोफिल की वजह से क्लोरोप्लास्ट ग्रीन होता है, क्लोरोप्लास्ट की वजह से लीव्स ग्रीन होती हैं, और लीव्स की वजह से पूरा पेड़ हमें ग्रीन लगता है, और पूरे पेड़ की वजह से पूरी दुनिया में हरी लगती है, हरी भरी। तो ये मैंने कल आपको डिटेल में समझा दिया। आप प्रीवियस क्लास नहीं देखी है तो प्लीज़ एक बार आप प्रीवियस क्लास पढ़ लीजिए, उसके बाद आपको बहुत आसानी हो जाएगी समझने में। तो ठीक है, अब ये क्लोरोप्लास्ट क्या हो गया, हमने एक जूम करके देख लिया। तो क्या करेंगे हम, तो क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन होती है, उसमें दो मेम्ब्रेन होती है, एक होती है आउटर मेम्ब्रेन, एक होती है इनर मेम्ब्रेन। आउटर वाली बाहर वाली होगी, इनर वाली अंदर वाली होगी। ठीक हो गया। अब इसमें क्या होता है, जो अंदर वाला पार्ट दिखा रही हूँ मैं, ये जो ऐसे ऐसे दिखा रही हूँ, ये लिक्विडी पार्ट होता है। लिक्विडी पार्ट को कहते हैं हम स्ट्रोमा। और जो ये दिख रहे हैं डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, देखा है आपने कभी कॉइन को एक के ऊपर एक के ऊपर एक रखा है, वो जो कॉइन का एक सेट, ये समझ लो बहुत सारे कॉइन का सेट एक ही है, बहुत सारे कॉइन का सेट ये, बहुत सारे कॉइन का सेट, ऐसे बहुत सारे लगे रहते हैं। अगर हम एक कॉइन की बात करें तो उसको क्या कहेंगे, थैलेकॉइड। अगर हम उस कॉइन का पूरा एक सेट बना देंगे तो उसको क्या कहेंगे हम, ग्रेनम। उसको क्या कहेंगे, ग्रेनम। अब ये क्या है, ग्रेनम भी सिंगुलर फॉर्म होती है। अगर हम इसको देखेंगे तो ये एक ग्रेनम है, ये दो ग्रेनम है, ये तीन ग्रेनम है। तो अभी इसको ग्रेनम नहीं, तो हम इसको ग्रेनम नहीं कहेंगे, अब हम इस पूरे को क्या कहेंगे, ग्रेना। तो हम कहेंगे कि इसमें क्या है, ग्रेना है। तो ग्रेना क्या हो गए, बहुत सारे। ग्रेनम मतलब एक, और थैलेकॉइड मतलब सिंगल, एक डिस्क। तो ये जो थैलेकॉइड होती है, जो मैंने यहाँ पर बताया था कि जो ये लाइट रिएक्शन होती है वो थैलेकॉइड में होती है। मतलब ये एक थैलेकॉइड है, इसमें लाइट रिएक्शन हो रही है, ऐसे इसमें भी हो रही होगी, इसमें भी, सब में हो रही होगी। तो समझ आ गया मैंने जो थैलेकॉइड बताया था। और जो ये लिक्विडी पार्ट होता है वो स्ट्रोमा होता है। मैंने क्या बताया था यहाँ पर कि जो क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रोमा पार्ट होता है उसमें डार्क रिएक्शन होती है। तो ये जो स्ट्रोमा है यहाँ पर क्या हो रही है, डार्क रिएक्शन हो रही है। तो समझ आ गया, इस क्लोरोप्लास्ट में ही लाइट रिएक्शन भी हो रही है, डार्क रिएक्शन भी हो रही है। तो इसमें दिन रात का तो मतलब ही नहीं है, सनलाइट की प्रेजेंस में केवल लाइट रिएक्शन होती है। लेकिन ये क्या करती है, अगर लाइट रिएक्शन नहीं होगी तो डार्क रिएक्शन तो अपने आप ही नहीं होगी ना, क्योंकि क्या हो रही है, जो लाइट रिएक्शन हो रही है तो उसी से ही तो ये डार्क रिएक्शन का स्टार्टिंग हो रही है। तो इसका मतलब है लाइट रिएक्शन नहीं होगी तो डार्क रिएक्शन भी नहीं होगी। ठीक है, ये समझ आ गया आपको, फोटोसिंथेसिस का पार्ट समझ आ गया। तो बस इतना ही है, इसमें आप इतना याद कर लो कि क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन होती है, जो लिक्विडी पार्ट होता है उसको स्ट्रोमा कहते हैं, स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन होती है, और जो थैलेकॉइड पार्ट होता है क्लोरोप्लास्ट का उसमें लाइट रिएक्शन होती है। और इसी तरह फोटोसिंथेसिस बनता है, ग्लूकोज बनता है, और ये क्या कर देता है, जितना यूज करना होता है उसको कर लेता है, और बाकी जितना जो ग्लूकोज होता है उसको स्टोर कर देता है फ्रूट के फॉर्म में, वेजिटेबल के फॉर्म में, लीव के फॉर्म में। किसके लिए, हमारे लिए। तो प्लांट हमारे लिए इतने यूजफुल होते हैं। तो तभी कहते हैं कि प्लांट को लगाया करो, कटिंग रोका करो। तो कैसे लगे आपको आज की क्लास? अगर आज की क्लास आपको थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है और आपको कुछ भी समझ आ रहा है तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है, और प्लीज़ लाइक कीजिए। और हाँ, आपकी जो भी डाउट है, जो भी क्वेरी है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, क्योंकि जब तक आप बताओगे नहीं कि आपको क्या समझ आ रहा है, क्या समझ नहीं आ रहा है, तो मुझे पता नहीं चलेगा। जो चीज़ आपको समझ नहीं आ रही है प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं उसके आंसर आपको जितना मेरे से हो सकेगा उतना दूंगी। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय।